welcome all of you for this press conference scheduled by the Honorable Commerce and Industry Minister. Honorable Commerce and Industry Minister will initially address us and then address most of the issues which he has in mind, and then you can raise questions later one by one, and then he will subsequently address those issues. Thank you very much, sir. Honorable Commerce and Industry Minister. बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। पिछली बार जब मैं हिमाचल आया था तो आप सबके साथ बड़ी विस्तार से बातचीत हुई थी। उसके बाद आज जब मैं आप सबको देख रहा हूं तो मुझे तो इतने ज्यादा कैमरास बड़े हुए दिखते हैं कि लगता है कि मीडिया भी यहाँ पे बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। आज कल और आज दोनों दिन हिमाचल प्रदेश में मुझे आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो हम वाणिज्य सप्ताह मना रहे हैं और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसके अंतर्गत 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च कर 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त में प्रति महीने 5 किलो अनाज 15 महीने तक केंद्र सरकार ने दिया। उनके लाभार्थियों के साथ बातचीत करने का मौका मिला। साथ ही साथ सेवा और समर्पण जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल के सपूत जगत प्रकाश नड्डा जी ने हम सबको दिया है, जिसमें हम एक बड़ी अद्भुत उपलब्धि का गर्व महसूस करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 वर्ष से बिना थमे बिना रुके कोई छुट्टी ना लिए जो हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में पहले करीब 12.5 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए, अब 7.5 साल से देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक चुने हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुने हुए मुखिया के रूप में 20 साल बिना एक दिन रुके जो उन्होंने सेवा किया है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने सेवा और समर्पण का कार्यक्रम उनके जन्मदिन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर जिस दिन वो 20 वर्ष पूरे होते हैं के उपलक्ष्य में देश भर में लाखों सेवा कार्य अलग अलग जगह पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज सेवक देश भर में जुड़े हैं इन कार्यक्रमों में। वैसे कार्यक्रम भी मैंने इस दौरान किए, ब्लड डोनेशन ड्राइव, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, वैक्सीनेशन सेंटर की विजिट और ऐसे अन्य कई कार्यक्रम हमारे सबके सानिध्य में कार्यकर्ता, मंत्री, सांसद, विधायक सभी लोग देश भर में कर रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे माननीय जयराम ठाकुर जी की मित्रता आज 3 दशकों से उनका साथ रहा है। उनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अब 4 वर्ष पूरा करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना के 50 वर्ष का स्वर्णिम उत्सव भी हिमाचल मना रहा है। मैं आपके माध्यम से हिमाचल के हर नागरिक को, हिमाचल के हर रहवासी को मेरी ओर से और हम सबकी ओर से, देश की ओर से बधाई देते हैं और आगे आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हिमाचल प्रदेश तेज गति से प्रगति कर रहा है। अलग अलग जानकारियां मुझे इन कार्यक्रमों के दौरान मिली। आज निर्यातकों के साथ भी
वाणिज्य सप्ताह के तहत बहुत विस्तार से चर्चा हुई, कई सारे अच्छे सुझाव आए, कई सारे बातें मैं उनको बता पाया। उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए प्रदेश भर के प्रतिनिधियों के साथ भी रूबरू मिलने का मौका मिला और बड़ी अच्छी फीडबैक मिली। लगभग एक स्वर में सब में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कोविड कार्यकाल में देश को संभाला, देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, उसकी तारीफ की। जिस प्रकार से राज्य सरकार ने माननीय जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में, यहाँ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम किया है उसकी भी सराहना की और कई सारे अच्छे सुझाव, आगे यहाँ पे उद्योग कैसे बड़े पैमाने पे पनप सके, तेज गति से विकास कर सके, हमारी बड़ी सार्थक चर्चा रही। मैं समझता हूँ मेरा इस देवभूमि में इस बार का आगमन मेरे लिए तो बहुत ही समाधान का ये दौरा रहा और आगे चल के भी यही प्यार मुझे हिमाचल से मिलता रहेगा। ये मैं उम्मीद के साथ अब वापस लौटूंगा। कल कुछ कार्यक्रम सेवा और समर्पण के शायद कुल्लू मनाली क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं जा रहे हैं करने, और इसी प्रकार से जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश और प्रगति करते रहे। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति करते रहे और एक डबल इंजन जो हिमाचल और केंद्र सरकारों की हिमाचल की जनता की सेवा कर रही है, ये वर्षों वर्षों तक सेवा कर सके, इस आशा के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब यहाँ पे आज पधारे। सर, आपसे एक प्रश्न है। आप केंद्र सरकार में बड़े काबिल मंत्री हैं, अपनी काबिलियत के आधार पर ही आप रेल मंत्री थे पहले और अब भी आपके पास केंद्र सरकार में अहम मंत्रालय हैं। हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से आप हिमाचल प्रदेश को क्या उपहार देने जा रहे हैं? हम सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं, तो हम उपहार नहीं देते, हम अपने दायित्व का निर्माण करते हैं। अलग अलग सुविधाएं तो स्वाभाविक रूप से केंद्र राज्य के बीच में चर्चा चलती है। अभी अभी मेडिकल डिवाइसेस पार्क कल ही नोटिफाई हुआ है हिमाचल प्रदेश के लिए। ऐसे ही यहाँ पे रेल की सुविधाओं के बारे में मैंने पिछली बार बड़े विस्तार से चर्चा की थी और वो काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे आज किसी उद्योग के व्यक्ति ने जानकारी दी कि जो 200 करोड़ रुपए हमने बजट में आवंटन किया था उसमें लगभग 117 करोड़ रुपए तो जमीन अधिग्रहण में 113 या 117 करोड़ खर्च चुकी है राज्य सरकार। इसी प्रकार से जो नए विस्टाडोम कोचेस बनने थे उसका भी आपके मुख्य सचिव जी ने मुझे बताया कि उसकी भी काम को मॉनिटर किया जा रहा है और उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। लाखों लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और फिर दूसरे अंश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा लाभान्वित किया गया। आत्मनिर्भर भारत के तहत कई सारी पॉलिसीज, मैं हर एक का भी जिक्र नहीं करूंगा, पर कोविड के पूरे कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस का लाभ हिमाचल को मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। Meeting with CEOs in the US. What is new that we expect in India in industry and commerce sector? Sir, you would be aware that the entire world is looking towards India to be a part of their resilient supply chains. आज पूरे विश्व में एक उत्साह है कि भारत के साथ और उद्योग बढ़ाया जाए और यहाँ पे निवेश किया जाए और व्यापार बढ़ाया जाए, क्योंकि ये एक ट्रस्टेड पार्टनर, एक ऐसा सहयोगी है जिस पे लोग विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भारत की एक छवि विश्व में बनाई है, जो एक आत्मीयता प्रधानमंत्री जी
और विश्व के नेताओं के बीच में बनी है, जो हमने कल और परसों हम सभी ने उसको अनुभव किया। अभी भी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को भी एड्रेस करने जा रहे हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच कहा गया एक नया दौर और मजबूत दौर मित्रता का अब शुरू होने जा रहा है। एक प्रकार से भारत की तरफ आज पूरे विश्व की नजर है, निवेश के लिए भी, व्यापार के लिए भी। आपने देखा कि निर्यात का टारगेट जो इस वर्ष सेट किया गया है, ये लोगों की कल्पना के बाहर है। पिछले वर्ष कहाँ $290 बिलियन निर्यात हुआ था, इस वर्ष हम उसको लगभग $400 बिलियन तक लेके जाने की बात कर रहे हैं। और पहले 6 महीने में मेरे पास 21 सितंबर तक के आंकड़े हैं, उसको देख के लगता है कि शायद जो हमने टारगेट सोचा था उसको एक्सीड भी कर जाए। इसी प्रकार से एफडीआई 7 वर्षों में हर वर्ष पिछले समय से ज्यादा, और 7 वर्ष में भारत का ऐतिहासिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भारत में सबसे ज्यादा है, जो कभी देश ने इस लेवल के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कभी नहीं देखे थे। Sir, any specific sector identified for the promotion of exports? देखिए, हर देश के कुछ सेक्टर्स होते हैं जिसमें उनकी एक कंपेटिटिव और कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। हर देश हर चीज नहीं कर सकता है। अब भारत में कपड़ा व्यापार है, टेक्सटाइल्स, उसमें एक असीम संभावनाएं है। हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देश को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बना दिया है और पूरा विश्व भारत की तरफ फार्मेसी में देखता है। आईटी और टेक्नोलॉजी में जो तेज गति से वृद्धि हो रही है, आज से 20 वर्ष पहले हम किधर भी नहीं थे विश्व में टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में। अब हम $500 बिलियन की इंडस्ट्री बनाने के तरफ बढ़ रहे हैं और आगे चल के $1 ट्रिलियन पार कर जाएंगे सर्विसेज सेक्टर, खास तौर पे आईटी और टेक्नोलॉजी में। प्रधानमंत्री जी की जो चर्चाएं हुई उसमें भी आपने देखा टेक्नोलॉजी पे विशेष रुचि थी, जैसे जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ चर्चा हुई या जो आईटी सेक्टर के साथ चर्चा हुई। एक कंपनी ने तो कहा कि अभी तक हम $60 बिलियन, अधिकांश तो उसमें 7-8 वर्षों में ही आया है, पर अगले कुछ वर्षों में हम $40 बिलियन, एक कंपनी, मात्र एक निवेशक कहता है कि मैं $40 बिलियन और भारत में लगाना चाहता हूं। जो उत्साह विश्व में है, हमारे उद्यमियों के ऊपर जो विश्वास है, हमारी जो व्यवस्था के ऊपर, अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से तेजी से बढ़ रही है, वापस मुझे विश्वास है कि हम विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएंगे। हमारी कंपेटिटिवनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंप्लायंस बर्डन कम करना, देश में पीएलआई स्कीम लाना, ऐसी इतनी सारी योजनाएं हैं। और साथ ही साथ सामाजिक समीकरण भी जो सुधर रहा है, देश में स्वास्थ्य सेवाएं, देश में शिक्षा की सेवाएं, देश में नए काम के अवसर। आज 67 यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप्स ने बना लिए, 67 यूनिकॉर्न, जो विश्व में हम 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गए। तो मैं गिनने जाऊं तो मेरा लंच तो अभी तक हुआ नहीं है, शायद डिनर भी छोड़ देना पड़ेगा। इतनी सारी योजनाएं और इतने सारे फ्रंट्स पे काम चल रहा है कि मैं समझता हूं भारत का भविष्य प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में बहुत ही सुरक्षित है और बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला। सर वन नेशन वन राशन कार्ड का क्या स्टेटस है? क्योंकि भारत में बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर हैं, उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड सबसे पहला प्रदेश जिसने अपनाया वो हिमाचल प्रदेश था। मैं आपको सबको बधाई देता हूँ और माननीय जयराम जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा, यहाँ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देना चाहूंगा और राम सुभाष जी, यहाँ के एक एक कर्मचारी तक ये बधाई पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में हिमाचल ने ये करके दिखाया। लोग कहते हैं छोटा प्रदेश है,
यहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी आएगी, कैसे अपनाएंगे नई टेक्नोलॉजी, वन नेशन वन राशन कार्ड इतनी बड़ी सहूलियत है प्रवासी मजदूरों के लिए। आज माइग्रेंट लेबर किधर भी जाए उसको NFSA में, फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो अनाज मिलता है वो तो मिलता ही है, साथ में अब 15 महीने तक मुफ्त में अधिक जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज मिला। अब परिवार में एक व्यक्ति मुंबई, सूरत, कलकत्ते में काम कर रहा है, परिवार हिमाचल का है, कुछ यहाँ पे अनाज ले सकते हैं, कुछ वहां ले सकते हैं। ये सुविधा तभी संभव हुई क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड आपने अपनाया। कुछ राज्यों ने नहीं अपनाया था, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन्होंने नहीं अपनाया। बार बार हम उनसे अनुरोध करते थे, फाइनली सुप्रीम कोर्ट को उनको बोलना पड़ा कि आपको अपनाना पड़ेगा। और अब एक एक राज्य, छत्तीसगढ़ कह रही है हम 3-4 महीने में करेंगे, दिल्ली ने शुरू किया है ट्रायल बेसिस पे, पश्चिम बंगाल ने भी मंजूरी दी है कि हम करने जा रहे हैं। बाकी देश भर में बड़ा सफल प्रयोग रहा है, करोड़ों लोगों ने इसका लाभ लिया है। और हमारे प्रवासी मजदूर, हमारे गरीब कर्मचारी जो रोजगार के लिए दूर दराज जाते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको इस सस्ते अनाज से बहुत बड़ी सौगात मिली है। मेरा एक सवाल है जी कि वन नेशन वन कार्ड पंजाब में APL के कार्ड ही नहीं बनते, वो कैसे फिर इंप्लीमेंट होता? दूसरा, हिमाचल में बता रहे हैं कि फर्स्ट स्टेट है जिसने इंप्लीमेंट किया, यहाँ एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस से दूसरी प्लेस से शिफ्ट कराना है तो वो कहते हैं नाम कटवा के लाओ। तो यहाँ कुछ लकुनस हैं इस बारे में। ऐसा है, वन नेशन वन राशन कार्ड एक बार इश्यू हो जाता है, उसके बाद तो आप किधर से भी अपना अनाज ले सकते हो। तो आपको कुछ थोड़ी जानकारी अब चेक करनी पड़ेगी। मैं वही बता रहा हूँ, अभी कल ही ना कुछ आप जानकारी दे देना, उसको चेक कर लेंगे। क्या केस कभी कोई गलत हो? आखिर देश में आज 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तो कभी भी आप सब मीडिया के मित्र भली बात ही जानते हैं कि 1-2 केस को लेके सेंसेशनल तो लगता है, शायद न्यूज रिपोर्टिंग के लिए बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन कोई जानकारी स्पेसिफिक आप देंगे तो हम जरूर उसके ऊपर चिंता करेंगे। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड का पर्पज ही है कि एक बार आपका कार्ड बन जाए तो आप कहीं भी जाके वो राशन ले सकते हो बायोमेट्रिक चेक करवाने के बाद। Sir, despite this, पीयूष जी, मेरा सवाल यह है कि वाजपेयी जी के वक्त से हिमाचल को औद्योगिक पैकेज था, इस वक्त क्या स्टेटस है? क्या केंद्र सरकार उसी चीज को कंटिन्यू कर रही है या अलग से कोई स्पेशल कैटेगरी? औद्योगिक पैकेज के कारण आज हिमाचल प्रदेश ने उद्योग में बहुत अच्छी प्रगति की है। आज बड़े रूप में हमारे यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल है। और आज मुझे कई लोगों से जो उनकी सक्सेस स्टोरीज सुनने का मौका मिला, बड़ा आनंद आया। अब वो पॉलिसी 2022 तक अवेलेबल है और मैंने सभी उद्योग के मित्रों को कहा है कि उसका लाभ लें। आगे का क्या होगा वो आगे बताएंगे आपको। Sir, we were talking about one nation, one card. Despite this, जो vulnerable section है उनको reach करने के लिए हम क्या करें? क्योंकि as you admitted कि कुछ states में अभी नहीं हुआ है। अगर हम global hunger index देखें तो India ranks at 94 rank. तो जो vulnerable section है उनको reach करने के लिए what government is planning? देखिए, भारत एक ऐसा देश है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या डेटा लेके बनाते हैं वो तो गहराई में जाना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए, कोविड जैसी महामारी में भी क्या आपने किधर से भी ये सुना कि किसी को बिना अनाज के, बिना खाने पीने के रहना पड़ा हो? इतने बड़े देश में लोग विश्व में चिंता करते थे भारत मैनेज कैसे करेगा। 130 करोड़ लोग, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग, इतना टफ लॉकडाउन भी हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार नियंत्रण रखा कि देश का कोई कोना ऐसा नहीं रहे जहां पे अनाज ना पहुंचे, जहां पे लोगों को सुविधा ना मिले खाने पीने की। और एक भी मैं नहीं समझता हूं कि हमने केस सुना है जिसको कोई व्यक्ति को अनाज नहीं पहुंचा हो या जिसको कोई गांव में तकलीफ हुई। यहां तक कि हमारे समाज सेवी संस्थाओं ने भी इतना अद्भुत काम किया और मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस इतने भीष्म महामारी के बीच में CSR के तहत और एक संवेदना के तहत
देश भर में गरीबों का ध्यान रखा, मजदूरों का ध्यान रखा। एक समय ये आ गया था, मुझे याद है कि कई जगह से हमें फीडबैक आ रहा था। मैं भी IRCTC के अलग अलग PSUs के माध्यम से जब ये बंटवा रहा था तो ये फीडबैक आया कि भाई और रखने की जगह नहीं है, अब और अनाज मत भेजिए। यहाँ तक एक समय पे स्थिति आ गई। तो मुझे लगता है कि आज भारत में हंगर विषय है नहीं, ऐसा तो हम सब कबूल कर सकते हैं। और अब प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को चावल के फोर्टिफिकेशन का जो प्रोग्राम अनाउंस किया है, इस पे हम तेजी से काम कर रहे हैं। ये भी राज्य सरकारों के माध्यम से होता है। मुझे खुशी है कि हिमाचल ने मंजूरी दी है कि वो सभी अपने मिल्स वगैरह में फोर्टिफाई करवाएंगे राइस को, और हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि फोर्टिफाइड राइस 2024 के पहले पूरे देश में सबको। और सर, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी लॉन्च किया गया। जब मैं लॉन्च कर रहा था परसों, तो मेरे साथ बैठे थे हमारे सड़क परिवहन सचिव जो DPIIT इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी देख रहे थे। मेरे कान में बोल रहे थे कि जब वो SDM थे 35 साल पहले, तब से वो सिंगल विंडो सुनते आ रहे हैं, और सिंगल विंडो की इच्छा इस देश में तब से चले आ रही है। मुझे बड़ी खुशी है कि कोविड काल को चुनौती को अवसर में बदलते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको बार बार सिखाते हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, एक्सपोर्टर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज, सबकी सहमति और सबके साथ मिलके ये सिस्टम डेवलप किया गया। अब कई राज्य, मेरे ख्याल से 8 राज्य जुड़ चुके हैं, 6 और अगले 2-3 महीने में जुड़ जाएंगे। 18 केंद्र के विभाग जुड़ चुके हैं, 14 और विभाग लगभग उस करार पे है कि एक दिन कोई जुड़ता रहेगा। 32 हो जाएंगे दिसंबर तक। और ये टेस्ट रन है अभी, जिसको कहते हैं बीटा वर्जन। ऐसे तो हमने काफी कंसल्टेशन और टेस्टिंग की है, तो मेरा मानना है कि अभी और जब एक्चुअल यूसेज होगी तो और अच्छे सुझाव आएंगे, तो हम और सुधार कर पाएंगे। इसमें कल्पना यह है कि व्यक्ति हर एक चीज ऑनलाइन करे, कोई विभाग में उनको जाना ना पड़े, कोई धक्के ना खाना पड़े, पारदर्शी व्यवस्था हो, जो सभी को सामान्य सुविधा मिले, और छोटे से छोटे व्यक्ति, MSME हो, कोई छोटी दुकान चलाता हो, खुदरा व्यापारी हो, सबको घर बैठे अपनी सभी अप्रूवल्स और कंप्लायंसेस करने का हमारा लक्ष्य है। और जो अभी तक का फीडबैक मिला है इंडस्ट्री से, राज्यों से, अलग अलग विभागों से, बहुत पॉजिटिविटी है और सरलता हो जाएगी। आदमी को एक ही जानकारी 10 बार नहीं देनी पड़ेगी, एक सेंट्रल डिपॉजिटरी होगी जिसमें जानकारियां रहेंगी, और एक एक विभाग के जो पेमेंट भी है वो अलग अलग नहीं करने पड़ेंगे, एक ही जगह करके वो विभाग के खाते में जाएंगे। जो डेटा विभाग को लगता है वो भी जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो ऑटो पॉपुलेट होगा, तो एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन विभाग को लगेगी, उतनी ही और देनी पड़ेगी। तो एक सरल व्यवस्था, कंप्लायंस कम भी करी जा रही है और कंप्लायंस सरल भी